मित्रों, आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी जीत लेकर। यह कहानी मैंने मई 2006 में लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी जीत। मीना और महेश की दुश्मनी सारे मोहल्ले में मशहूर थी। यह भी कैसी दुश्मनी हुई? दो दादाओं, दो पहलवानों, दो राजाओं, दो उस्तादों, यहाँ तक कि दो स्त्रियों की दुश्मनी के बारे में तो बहुत सुना है, पर एक लड़के एवं लड़की के बीच ऐसी गहरी दुश्मनी हो कि मोहल्ले में चर्चा का विषय बन जाए, ऐसा तो सुनने में नहीं आया। क्या कुछ लोगों में जन्मजात बैर होता है? पशुओं में तो ऐसा अक्सर देखा गया है, जैसे कुत्ते और बिल्ली में, बिल्ली और चूहे में, सांप और नेवले में एवं अन्य अनेक जानवरों तथा पक्षियों में जन्मजात बैर होता है। पर वहाँ तो बात शक्ति परीक्षण की है। जिन जानवरों में शक्ति परीक्षण हो चुका है वहाँ बैर नहीं है, लेकिन जहाँ शक्ति परीक्षण चल रहा है, दोनों स्वयं को एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली एवं चालाक सिद्ध करने पर आमादा है। मनुष्य भी तो मूलतः जंगल से आया है। सभ्य एवं सुसंस्कृत एवं शहरी हो जाने पर भी उसके अवचेतन मन का जंगल अभी मरा नहीं है। यहाँ भी शक्ति परीक्षण जारी है। छोटे स्तर पर दो मनुष्यों, दो समूहों के बीच, तो बृहत स्तर पर दो समुदायों, दो राज्यों एवं अंततः दो राष्ट्रों के बीच। जब तक मनुष्य के अवचेतन मन का जंगल जिंदा है, फसाद, दंगे एवं युद्ध होते रहेंगे। हाँ, उनका रूप भिन्न हो सकता है। महेश ने अभी कुछ दिन पूर्व 20 वर्ष पूरे किए हैं। ऐसा छेला बांका जवान चिराग लेकर ढूंढने पर भी न मिले। पूरा 6 फुट्ठा है, तीखी नाक, रत्नारी आंखें, चेहरे पर रुआब एवं भीगी मूछें देखकर अच्छे को पसीना आ जाए। जवानी का समुद्र मानो हिलोरे मार रहा हो। नित्य सुबह 1 घंटे कसरत करता है, इसीलिए उसकी छाती चौड़ी, कंधे पुष्ट एवं दोनों बाजुओं पर मछलियां फड़कती है। पूरे मोहल्ले में दादागिरी चलती है, नस नस से बहादुरी फड़कती है। एक बार उसके मोहल्ले के बुजुर्ग गोपीनाथ के साथ दूसरे मोहल्ले के दादाओं ने दुर्व्यवहार किया। उस शाम गोपीनाथ किसी से मिल के आ रहे थे। दूसरे मोहल्ले के गुंडों ने उस रोज दारू छक रखी थी। एक गुंडे ने दूसरे से कहा, ये किस मोहल्ले का बुढ़ऊ है रे? दूसरे ने बहकते हुए उत्तर दिया, महेश के मोहल्ले का। सभी महेश से जले भुने थे। एक ने गोपीनाथ की छड़ी छीनी, दूसरे ने घड़ी, तो तीसरे ने पर्स छीनकर चलता किया। बुढ़ा बेचारा राम राम करते हुए भागा। महेश को इस घटना का पता चला तो उसकी मछलियां फड़कने लगी। उसी दिन अकेला हाथ में लाठी लेकर वह उस मोहल्ले में गया। वह उन सब की ऐसी धुनाई की कि सांप सूंघ गया। देखने वाले बताते हैं कि महेश सूरमा की तरह अकेले भिड़ गया। उसका रण कौशल देखते बनता था। इसके बाद तो उस मोहल्ले में ही नहीं, स्वयं के मोहल्ले में भी उसकी धाक जम गई। जैसे हर दादा के कुछ पट्टे होते हैं जो भाटों की तरह अपने दादा के गुण बखानते रहते हैं, महेश के भी कई पट्टे हैं। ये सभी महेश के नाम से रोटियां सेकते हैं एवं अपने उस्ताद के गुणों का ढोल पीटते रहते हैं। जहां भात होता है वहां कव्वे स्वतः आ जाते हैं। वैसे तो महेश सब पट्टों से बतियाता रहता है, पर अपने मन की बात सिर्फ मन्नू को कहता है। सारा मोहल्ला जानता है कि महेश का असली राजदार, हम निवाला, हम प्याला मन्नू ही है। जब भी महेश अकेला होता है, वह मन्नू के साथ तालाब के उस पार बियर पीता हुआ मिलता है। दादाओं में कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी होते हैं। मन्नू महेश के नाम से बियर, अंडे एवं किराना का सामान मुफ्त में लाता रहता है। महेश के माँ बाप 2-4 साल पहले गुजर गए थे। पहले बाप गुजरा, 1 माह बाद माँ। मन्नू को महेश पास के गांव से लेकर आया है। कहते हैं उसका भी कोई धनी धोरी नहीं है। दोनों की स्थिति आगे नाथ न पीछे पग्गा वाली है। दादागिरी ही रोजी है। दोनों मैदान के किनारे बने 2 कच्चे मकानों में रहते हैं। यह मोहल्ला भी अजीब है। संकरी गलियों से होकर कोने तक जाते हुए छोटे किंतु पक्के मकान, जिन्हें सभी लोग दिवाली के समय हल्के पीले रंग में पुतवा लेते हैं। सभी गलियां बड़े मैदान में आकर मिलती है। मैदान के उत्तर में किराना, कपड़ा एवं अन्य दुकानें हैं। सुबह जब सूरज मोहल्ले पर सुनहरी किरणें बिखेरता है, तब मकानों का हल्का पीला रंग यूं चमक उठता है मानो मकान पत्थरों से न बनकर स्वर्ण शिलाओं से बने हों। शाम सूरज डूबता है तो यही पीला रंग संध्या की लाली में घुलकर लज्जा आरक्त किशोरी के कपोलों की तरह रक्तवर्णी हो जाता है। रात चंद्रमा की शीतल किरणों में यही मकान एवं इनमें चिपके कांच के छोटे छोटे टुकड़े गुदड़ी के लाल की तरह चमक उठते हैं। जैसे जंगल में सभी जानवर शेर से भयभीत होते हैं, पर शेरनी उससे जरा भी भयभीत नहीं होती, उसी प्रकार इसी मोहल्ले की मीना
महेश से जरा नहीं डरती। पूछते हैं तो कहती है ऐसे लौंडे 5660 घूमते हैं। जहां मोहल्ले की दूसरी लड़कियां महेश के समीप होकर निकलने तक से कतराती है, मीना आंख मिलाकर कहती है ये दादागिरी कीड़े मकोड़ों को बताया कर, जिस दिन मुझसे पाला पड़ेगा सियार की तरह दुम दबाकर भागेगा। इतना ही नहीं, महेश के सामने लंबी काली चोटी घुमाकर इस तरह गले में डालती है मानो कह रही हो ज्यादा होशियारी दिखाई तो इसी चोटी में बांधकर मोहल्ले के चक्कर लगवाऊंगी। महेश एवं उसके पट्टे अक्सर श्याम बनिए की दुकान के बाहर बैठे रहते हैं। मीना भी रोज वहीं किराना एवं रोजमर्रा का सामान खरीदना आती है। मीना इसी मोहल्ले में वर्षों से रहने वाले श्यामलाल मास्टर की पुत्री है, जो यहाँ से कुछ दूर स्थित सरकारी स्कूल में अध्यापक है। मीना माँ बाप की इकलौती संतान है, शायद इसीलिए नाक चढ़ी है। पहली बार मीना ने पैंतरे बताए तो महेश को सांप सूंघ गया। बेचारा करे क्या, औरत को आंख दिखाने अथवा उस पर हाथ उठाने से तो कोई सूरमा नहीं बन जाता। हाँ, मीना के जाने के बाद महेश के पट्टों ने दादा को आड़े हाथों लिया। उस्ताद धूल चाट ले तो प्यादों की क्या बिसात। रूप में मीना भी कम न थी, वह भी सुंदरता एवं शौर्य का संगम थी। चेहरे पर सूर्य का तेज बसा था। उम्र फकत 18 वर्ष, बिंदास, डरना डिक्शनरी में ही नहीं। लंबा कद, शतरंज की गोटियों जैसी बड़ी बड़ी आंखें, भरे गाल, तीखा नाक, पतले होठ, उजली बत्तीसी, उन्नत वक्ष एवं अनुपम अंग मानो हुस्न परी हो। रूप में दर्प का मैल हो जाए तो क्या कहने, सोने में सुगंध। उस पर खास बात यह कि वह जूडो कराटे जानती थी। हाल ही उसे ब्लैक बेल्ट का प्रमाण पत्र भी मिला था। मीना और महेश की किराने की दुकान पर अक्सर तकरार होती। अभी कुछ रोज पहले वो श्याम चाचा की दुकान से चावल खरीद कर जा रही थी कि महेश का एक पट्टा चीनू बोला, क्या नमक है छोरी में। उस दिन हल्के हरे रंग का कुर्ता एवं सलवार पहने वह अन्य दिनों से अधिक सुंदर लग रही थी। वह अक्सर चोटी बांधती, पर आज उसके बाल खुले थे जो सुबह की ठंडी हवा के साथ लहरा रहे थे। आज सुबह ही उसने बाल धोए थे। बालों में पानी की बूंदें अब भी शेष थी। उसकी लठें कई बार उसके मुंह पर चिपक कर ऐसे लगती मानो सर्प मलय वृक्ष के गोरे तने से लिपटे हों। चीनू की बात सुनकर मीना की भ्रकुटियां तन गई। बिना कुछ बोले उसने पांव से चप्पल उतारी एवं चीनू को दिखाते हुए बोली, सिर पर एक पड़ गई तो बाप की तरह गंजा हो जाएगा। चीनू भय के मारे अपने ही में सिमट गया। उसने कातर आंखों से महेश की ओर देखा। अपने पट्टे को हौसला देता हुआ महेश बोला, इसे क्या डराती है, मुझ पर उठाकर देख। तू कौन सा 30 मार का है, जिस दिन तू बदतमीजी करेगा तेरा भी यही हाल होगा। कहते कहते उसने महेश की ओर ऐसे देखा जैसे भूखी बाघिन अपने शिकार की ओर देखती है। महेश कुछ कहता, उसके पहले ही वह नागिन की तरफ फुफकारते हुए सर्र से निकल गई। रात बियर पिलाकर पट्टा ने महेश को उकसाया, दादा इस तरह तो मोहल्ले में नाक कट जाएगी, तुम मोर्चा संभालो नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरे दिन मीना श्याम चाचा के यहाँ से साबुन, तेल इत्यादि लेकर जा रही थी कि मन्नू ने उसे छेड़ा, क्या बांकी चाल है, छोरी बहुत कटीली है। मन्नू ने मानो युद्ध के नगाड़े पर पहली चोट दी। मीना ने सुना और मुड़कर श्याम चाचा से बोली, ये भूतनी के हर समय यहाँ क्यों बैठे रहते हैं, बिना वजह मोहल्ले की बहू बेटियों की फजीहत करते रहते हैं, इन्हें दफा क्यों नहीं करते, इनके बाप की दुकान है क्या। श्याम चाचा भला क्या कहते। तभी महेश ऐसे उठा मानो प्रलय जगा हो। मीना के पास आकर आंखें तरेर कर बोला, छोकरी जरा होश में बात कर, बातें तो ऐसे करती हो जैसे हम कुमड़बतियां हों। पहले अपने गुर्गे को समझा, कभी मेरे हत्थे चढ़ गया तो कचू में निकाल दूंगी। मीना की आंखें लाल होने लगी थी। जिस दिन मन्नू का कचूमन निकालेगी तू बच जाएगी क्या, यहां आकर किराना खरीदना भुला दूंगा, मैंने क्या घास खोदी है। महेश बाजू पर बांध चढ़ाते हुए बोला, किसको आंख दिखाता है, तू क्या समझता है, लड़की हूं तो डर जाऊंगी। मुझे खांड नहीं समझ लेना कि मुंह में डालते ही गल जाऊं। तुझे पहलवानी आती है तो मैं भी कराटे जानती हूं, ब्लैक बेल्ट है मेरे पास, और इतना ही सूरमा बनता है तो कल रविवार की सुबह 10 बजे इसी चौक में आ जाना। कल तय हो जाएगा कि तेरी पहलवानी में दम है कि मेरे कराटे में। मीना एक सांस में सब उगल गई। पल भर को मानो समय ठहर गया। सभी पट्टे चित्रलिखित से देखते रह गए। धूप तेज होने लगी थी। मोहल्ले के अन्य लोगों के साथ सूर्य भी आंखें फाड़े इस तमाशे को देख रहा था। मीना की चुनौती स्वीकार करते हुए महेश बोला, अब तक औरत जात समझकर चुप था,
इतना ही घमंड है एम अपने बाप की असली औलाद है तो कल यहाँ जरूर आना। हाँ, हाथ टांग टूट जाए तो इसकी जिम्मेदारी तेरी होगी, मेरी नहीं। इसका फैसला कल 10 बजे होगा। कहते कहते मीना फर्राटे से निकल गई। मोहल्ले में अब तक अच्छी भीड़ जमा हो गई थी। कुछ देर बाद भीड़ बिखरी तो महेश अपने कमरे में चला आया। कल का युद्ध महेश के लिए जीवन मरण का प्रश्न था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह जीत गया तो यह कोई खास उपलब्धि नहीं होगी। सब यही कहेंगे औरत जात को हराकर महेश ने कौन सा तीर मार लिया। पर कदाचित उसका कराटे कौशल चल गया तो महेश फिर हारेगा नहीं, मर जाएगा। सोचते सोचते महेश ने पहलवानी के उन सारे पैंतरों को याद किया। अंततः 1-2 जानलेवा पैंतरों को याद कर आश्वस्त हो गया कि छोकरी की हार निश्चित है। बस एक बार हाथ में आ गई तो उसकी हड्डी टूटना तय है। पूरे मोहल्ले में यह बात चर्चा का विषय बन गई। जितने मुंह उतनी बातें। लोग उस सुबह का इंतजार करने लगे जब ऐसा हसीन युद्ध देखने को मिलेगा। पूरा मोहल्ला जानता था कि यह लड़ाई मात्र एक औपचारिकता है। महेश किसी हालत में यह लड़ाई नहीं हारेगा। फूलों की टहनी भी क्या कभी हीरे को छेद सकती है। उस रात चांद भी उस मोहल्ले के ऊपर से गुजरा तो कुछ पल ठहर गया। क्या वह भी किसी घटना का चश्मदीद गवाह बनना चाहता था? दूसरे दिन पूरब दिशा से सूरज तेज उठकर यूं आगे बढ़ा मानो उसे भी ये लड़ाई देखनी थी। 10 बजे तक सारा मोहल्ला, क्या लड़के क्या औरतें, यहां तक कि बड़े बूढ़े तक मैदान में इकट्ठा थे। भीड़ के चेहरे पर विस्मय के चिन्ह स्पष्ट थे। एक एक क्षण युग के समान बीत रहा था। ठीक 10 बजे महेश ताल ठोकते हुए बनियान एवं लुंगी पहने मैदान में ऐसे आया जैसे सूर्य बादलों के पर्दे को फाड़ कर निकला हो। उसकी लाल आंखों से शौर्य एवं साहस टपक रहा था। सारा मोहल्ला, यहां तक कि पेड़ पौधे एवं कुत्ते तक स्तब्ध खड़े आज की लड़ाई देखने को आतुर थे। 15 मिनट बीत गए, मीना नहीं आई। मोहल्ले वालों में कानाफूसी होने लगी। औरत जात महेश को यूं ही ललकार गई। भला कभी औरत की हिम्मत हुई है ऐसे पहलवान से लड़ने की? महेश के पट्टे फप्तियां कसने लगे। बड़ी सूरमा बन रही थी, निकल गई ना टें। वे जोर जोर से हंसने लगे। ऊपर आसमान का सूरज भी निराश होकर बादलों में छुप गया। सूरज जब बादलों को चीर कर निकला तब 10:30 बजे थे। तभी मानो बिजली कौंधी। मीना सफेद कुर्ता एवं पायजामा पहने सिंघनी की चाल से मैदान के बीच आई। उसके कमर पर काला बेल्ट एवं सिर पर लाल फीता बंधा था। उसे देखते ही महेश ने मोर्चा संभाला। ताल ठोक कर उसने दोनों पंजे आगे किए। भीड़ सांस रोके ये सब देख रही थी। कुछ पल के लिए मैदान में सन्नाटा छा गया। लेकिन यह क्या? मीना बिजली की गति से उछली एवं अपनी दोनों टांगों द्वारा तेजी से महेश की छाती पर वार किया। एक अद्भुत चमत्कार हुआ। महेश के मुंह से एक चीख निकली एवं वह वहीं बेहोश हो गया। आज मोरनी सांप को खा गई। मीना ने दोनों तरफ एक एक बार गर्दन घुमाकर अपने बाल हवा में लहराए एवं जैसे आई थी वैसे ही गर्वीली चाल से अपने घर चली गई। जाते हुए उसकी आंखें विजय दर्प से चमक रही थी। सारे मोहल्ले ने दांतों तले अंगुली दबा ली। ऐसी फजीयत तो भगवान किसी पहलवान की न कराए। महेश के पट्टों के मुंह लटक गए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बड़ा सूरमा बनता था महेश तो मिट्टी का शेर निकला। भीड़ में से एक बूढ़ा बोला, बहुत होशियार कौवा एक दिन विष्ठा में चौंच मारता है। दूसरे ने सुर में सुर मिलाया, लाख जाए पर साख न जाए, बेचारा अब क्या खाकर यहां आएगा। इस बार भीड़ में से एक औरत बोली, आज तो औरत जात की इज्जत दूनी हो गई। लाख मोल वाला मर्द तो खाक का निकला। पहली औरत की सहेली ने उसका साथ दिया। महेश के पट्टे एक एक कर सरकने लगे। मन्नू ने महेश पर पानी छिड़का तो महेश आंखें मलते हुए उठा। लेकिन अब वहां क्या बचा था। महेश की जमकर थू-थू हुई। वो चुपचाप उठा एवं आंख नीची कर अपने कमरे में चला गया। रात महेश के साथ बियर पीते हुए मन्नू ने पूछा, दादा आज क्या हो गया आपको? अब तो मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उसने तो आपको पलटवार तक का मौका नहीं दिया। महेश चुपचाप बैठा रहा। मन्नू ने फिर बात छेड़ी तो उसके कंधे पर हाथ रखकर महेश बोला, क्या बताऊं मन्नू, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? तू चाहता तो उसकी टांगे पकड़कर चारों खाने चित्त कर सकता था। तू ठीक कहता है मन्नू, लेकिन बीती रात एक अजीब हादसा हो गया।
कल रात मैं सो रहा था तो आधी रात के कुछ देर बाद किसी ने मेरा कुंडा खटखटाया। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखकर हैरान रह गया। मीना मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। सफ़ेद कुर्ता एवं सलवार पहने तथा कांधे पर लाल चुनरी डाले वह ऐसे लग रही थी मानो चांद शर्मा कर लाल हो गया हो। उसके माथे पर आई पसीने की बूंदें कमल के पत्ते पर ठहरी ओस की बूंदों की तरह लग रही थी। उसके रूप में चांद बसा था एवं आंखों में सितारों की चमक थी। मैं स्तंभित रह गया। मैं कुछ कहता उसके पहले ही वह कमरे के अंदर आ गई एवं दरवाजा बंद कर कुंडा लगा दिया। कुंडा लगाकर वह बेखौफ शेरनी की तरह मेरे पास आई एवं अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी। मेरी आंखों से आंखें मिलाकर बोली, जीवन में पहली बार कोई मर्द मिला है। सच पूछो तो तुम वो पुरुष हो जिसकी जन्मों से मुझे तलाश थी। अब मेरी तलाश पूरी हुई। इतना कहकर बेखौफ वो आगे बढ़ी एवं देखते देखते मेरे होठों पर एक चुंबन झड़ दिया। ओह, उस चुंबन में कैसा अथाह सुख था। पल भर में मेरी आत्मा के आकाश पर सहस्त्र बिजलियां कौंध गई। उसके ओठ कितने मादक कितने गर्म थे। उसके रूप एवं जोश का मैं क्या बखान करूं। मेरे पास कहने को क्या बचा था। मैंने बस इतना ही उत्तर दिया, मैं भी तुम्हें मन ही मन चाहता हूं। मेरे चुंबन का फिर क्या प्रतिदान दोगे? वह हंसते हुए बोली। उसका चेहरा एक अबूझ रहस्य से भरा था। उसकी उज्जवल हंसी से उसका चेहरा ऐसा खिल उठा था जैसे रंबा अपने रूप की मोहनी डालकर मुझे वश में करने आई हो। मैं उसका मतलब समझ गया। इस बार मैं उसे चुंबन देने बढ़ा तो उसने मेरे ओठों के आगे अपने कोमल हाथ रख दिए। मैं नशा चढ़े हुए शराबी की तरह अधीर हो रहा था। कुछ देर पश्चात मेरे बालों में अंगुलियां घुमाते हुए बोली, इस चुंबन को लेने के पहले तुम्हें एक उपहार देना होगा। कैसा उपहार? कहो तो जान दे दूं। कल सुबह लड़ाई प्रारंभ होते ही मैं उछलकर तुम्हारी छाती पर झूठ मूठ की एक लात मारूंगी। तुम चिल्लाकर नीचे गिर जाना। क्या प्रेम का इतना मूल्य भी नहीं दोगे? दूसरा चुंबन तुम्हें उसके बाद ही मिलेगा। यह कहकर वो मुड़ी एवं कुंडा खोलकर तेजी से चली गई। दूसरे दिन जो कुछ हुआ वह तुम और सारा मोहल्ला जानता है। मन्नू की आंखें विस्मय से फैल गई। साहस बटोरकर बोला, लेकिन अब तुम सारी प्रतिष्ठा हार गए। तुम प्रतिष्ठा की बात करते हो, मैं तो दूसरे चुंबन के लिए जान हारने को तैयार हूं। मन्नू ने सिर पीट लिया। ऊपर चांद भी एक विस्मयकारी मुस्कुराहट के साथ आधा आसमान पार कर चुका था। पिछली रात इसी घटना का तो वह चश्मदीद गवाह था। धन्यवाद।